मैं एयरपोर्ट से बस 5 किलोमीटर ही निकली थी जब अचानक याद आया कि मेरा पासपोर्ट घर की दराज में ही रह गया है। ड्राइवर को यू टर्न लेने को कहा और मेरा दिल अजीब तरीके से तेज चलने लगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि भगवान मुझे वापस क्यों भेज रहे हैं, लेकिन जो मैंने अपने ही घर की खिड़की के बाहर खड़े होकर सुना, उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यही से मेरी कहानी शुरू होती है। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और घर के दरवाजे को धीरे से खोला ताकि मेरी बेटी और दामाद को पता न चले कि मैं वापस आ गई हूँ। मेरे कदम हल्के थे पर दिल में अजीब डर था। मैं 66 साल की हूँ पर आज मेरे हाथ वैसे कांप रहे थे जैसे किसी बोर्ड परीक्षा के पहले कांपते थे। और बस यहीं दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप जहां से भी मेरी कहानी सुन रहे हैं, कमेंट में बताइए आपका शहर कौन सा है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। चलिए अब कहानी में वापस चलते हैं। मैंने सोचा था कि वे दोनों ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे होंगे, पर उनकी आवाज़ बगीचे से आ रही थी। हमारे छोटे से आंगन में वही लोहे की कुर्सियाँ रखी थीं जो मेरे हस्बैंड ने हमारी 25वीं सालगिरह पर ली थीं। मैं चुपचाप अपनी खिड़की के पास गई जहाँ से उनकी बातें साफ सुनाई देती थीं। मेरी बेटी सना हमेशा की तरह धीरे बोल रही थी, जैसे वह कोई बात छुपा रही हो, और उसका पति रणवीर अपनी वही ठंडी हिसाबी आवाज में बात कर रहा था जिस पर मुझे कभी पूरा भरोसा नहीं हुआ। और फिर वो लाइन सुनी जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। सना, अब और इंतजार नहीं कर सकते, रणवीर बोला। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, वो आराम से 10-15 साल और जी सकती है। हम कब तक इस घर और उनकी बचत पर बैठे रहेंगे? हमारा भविष्य क्या? हमें भी तो आगे बढ़ना है। मेरी सांस अटक गई। मैंने पर्दे को कसकर पकड़ा ताकि गिर ना जाऊं। मेरी ही बेटी ने भारी सांस लेकर कहा, मुझे भी डर लगता है रणवीर, लेकिन तुम सही कह रहे हो। मम्मी अब अपने खुद के फैसले लेने लगी हैं। ये शिमला वाली अचानक की ट्रिप भी पता नहीं मुझे अजीब लग रही है, रणवीर बोला। बस यही तो फायदा उठाना है। डॉक्टर शर्मा कह रहे थे कि अगर हम कुछ सबूत दिखा दें कि तुम्हारी माँ भूलने लगी हैं, उलझने लगी हैं या अजीब फैसले ले रही हैं, तो कोर्ट से गार्डियनशिप मिल जाएगी और फिर सब कुछ हमारे हाथ में। मैं वहीं जम गई। मेरे दिल में किसी ने जैसे उबलता पानी डाल दिया हो। मेरी बेटी, मेरी अपनी बेटी, किसके साथ मिलकर क्या प्लान कर रही थी? सना बोली, मैंने डॉक्टर शर्मा से बात कर ली है, वो साइन कर देंगे। उन्हें बस ये दिखाना है कि मम्मी मेंटल डिक्लाइन में है। ये ट्रिप भी एक एराटिक बिहेवियर की तरह दिखेगी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में पत्थर रख दिया हो। मैंने अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किलों से ये घर बनाया था। मेरे पति के जाने के बाद भी मैं हर दिन खुद को संभाल कर आगे बढ़ी थी, और आज मेरी बेटी मेरे खिलाफ सबूत जमा कर रही थी। हमारे समाज में एक बात हमेशा सिखाई जाती है, बुजुर्गों का आदर करो, उनका साथ दो। लेकिन यही सीख शायद मैं अपनी बेटी को नहीं दे पाई, या उसने सीखी ही नहीं। उनकी बातें जारी थीं। और घर? सना ने पूछा। सबसे कीमती चीज, रणवीर बोला। गार्डियनशिप मिलते ही बेच देंगे। कह देंगे कि मम्मी को केयर होम भेजना है। बड़ी उम्र में अकेले रहना खतरनाक है, कोई सवाल ही नहीं उठाएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी आंखों से आंसू गिरना चाहते थे, पर मैं रो नहीं सकती थी। रोने से कमजोरी दिखती है, और आज मैं अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। सच तो ये है कि बहुत से बुजुर्ग ऐसी चालों में फंस जाते हैं। परिवार ही उनके खिलाफ सबूत बना देता है। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। हमारे समाज में ऐसी हजारों कहानियां छुपी होती हैं जिन पर कोई बात नहीं करता। आज मैं खुद एक जिंदा उदाहरण थी। फिर रणवीर बोला, अगले हफ्ते जब वो ट्रिप पर होंगी, हम कागज, ज्वेलरी, सबकी फोटो निकाल लेंगे। धीरे धीरे चीजें हटाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरी उंगलियां सुन्न हो गई थीं। मेरी बेटी बोली, दादी के मोती वाले झुमके मत छूना, मम्मी को वो याद हैं। रणवीर हंसा। चिंता मत करो, हम धीरे धीरे करेंगे। जब तक मम्मी समझेंगी तब तक देर हो चुकी होगी।
ड्राइवर बाहर हॉर्न बजाने लगा, लेकिन मेरी दुनिया तो पहले ही टूट चुकी थी। मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी शांत है, सुरक्षित है, लेकिन आज पहली बार समझ में आया कि असली खतरा कभी बाहर से नहीं आता। कभी कभी खतरा हमारे अपने घर के अंदर बैठा होता है। मैंने गहरी सांस ली। मुझे लगा कि मैं इस घर से भाग जाऊं, सब छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा, नहीं, मैं सना और रणवीर को इतना आसान नहीं बनाऊंगी। मैं दिखाऊंगी कि बूढ़ी औरत होना कमजोरी नहीं है। मैं दिखाऊंगी कि जिस औरत ने एक पूरा घर खड़ा किया है, वो अपने हक के लिए खड़ी भी हो सकती है। मैंने खुद से कहा, तुमने गलत घर चुना है रणवीर, तुमने गलत माँ चुनी है सना, तुमने गलत औरत को कमजोर समझा है। मैंने अपना चेहरा पोंछा, पल्लू ठीक किया और सीधी रीढ़ के साथ सीढ़ियां उतरने लगी। मैं ट्रिप पर जाऊंगी, हाँ जाऊंगी, पर मजे करने नहीं, बल्कि अपने ही घर में छिपे दुश्मनों की असली तस्वीर देखने। आज से खेल शुरू होता है, और ये खेल जीतने के लिए मैं बूढ़ी नहीं, चालाक बनूंगी। टैक्सी वाला लगातार हॉर्न बजा रहा था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी, जैसे हर सीढ़ी पर अपना पूरा अतीत रखकर नीचे आ रही हूँ। आंखें सूखी थीं, पर अंदर तूफान था। दरवाजा खोला तो ड्राइवर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैडम, सब ठीक है? जाना है ना एयरपोर्ट? उसने पूछा। मैंने चेहरा सीधा किया, पल्लू ठीक किया और मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ भैया, चलिए, मैंने शांत आवाज में कहा। शिमला वाली फ्लाइट नहीं छूटनी चाहिए। मैं बाहर निकली तो मेरी नजर एक सेकंड के लिए फिर से उस खिड़की पर गई, जिसके पीछे मैं अभी अभी अपनी ही बेटी की असली सोच सुनकर टूटी थी। वही खिड़की, वही घर, पर अब सब कुछ अलग लग रहा था। जैसे ये घर मेरा नहीं, कोई धोखा हो जो दीवारों में छुपा बैठा है। टैक्सी चली तो मुझे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। रास्ता वही था, शहर वही था, लेकिन आज हर मोड़ सवाल पूछ रहा था, तू बुजुर्ग है, हारेगी या लड़ेगी? एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते मैंने मन में साफ कर लिया, मैं हारने वाली नहीं हूं। चेक इन करते समय हाथों में हल्की कंपी थी, लेकिन दिमाग बिल्कुल साफ था। मैंने टिकट, पासपोर्ट, पहचान पत्र एक एक करके काउंटर पर रखे। लड़की मुस्कुराकर बोली, मैडम, पहली बार फ्लाइट से जा रही हैं शिमला? मैंने हल्की हंसी में जवाब दिया, पहली बार अकेले, लेकिन शायद सबसे जरूरी सफर यही है। सिक्योरिटी चेक के बाद मैं गेट के पास बैठ गई। सामने लोग मोबाइल में लगे थे, बच्चे भाग रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था। मैंने अपना पुराना बटन वाला फोन निकाला। मैं स्मार्टफोन सही से चलाना नहीं जानती, लेकिन कॉल तो कर ही सकती थी। सबसे पहले मैंने अपनी पुरानी सहेली प्रमिला का नंबर मिलाया। हेलो प्रमिला, मैं नीलम बोल रही हूँ। हाँ, मेरा नाम नीलम है। मैं 66 साल की हूँ। कई साल तक सरकारी स्कूल में बच्चों को हिंदी पढ़ाती रही। आज भी जब छोटे बच्चे मुझे नीलम मैडम कहते हैं तो दिल गर्व से भर जाता है। लेकिन आज मैं खुद को अपने ही घर में छात्रा की तरह महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने मेरी किताब में से कुछ पेज फाड़ दिए हों। अरे नीलम, तुम एयरपोर्ट से बोल रही हो क्या? शिमला जा रही थी ना? प्रमिला ने उत्साह से पूछा। मैंने थोड़ा रुकी, फिर बोली, हाँ जा तो रही हूँ, पर उससे पहले एक बात पूछनी थी। जरा सच सच बताना, क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं भूलने लगी हूँ या मेरी बातों में कुछ गड़बड़ है? फोन के उस पार कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर उसने कहा, नहीं तो तुम तो हम सबसे ज्यादा साफ दिमाग से सोचती हो, पर अचानक ये सवाल क्यों? मैंने सीधे अपनी बेटी का नाम नहीं लिया, बस इतना कहा, अगर कभी किसी से सुनो कि मैं पागल हो रही हूँ या मेरा दिमाग कमजोर हो गया है, तो मुझे याद करना, मेरी आंखें याद करना, मैं उतनी भी कमजोर नहीं हुई हूँ। प्रमिला ने हंसते हुए कहा, जो औरत अकेले शिमला उड़कर जा रही है, वो कमजोर थोड़ी ना हुई। तू बस घूम के आ, बाकी बात वापसी पर कर लेंगे। कॉल कटने के बाद मैं कुछ देर चुप रही। प्रमिला की बातों ने मुझे थोड़ी ताकत दी, पर असली लड़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। फ्लाइट में सीट पर बैठते समय मेरे दिमाग में लगातार एक ही बात घूम रही थी, अगर वे मेरी मेंटल हालत के खिलाफ सबूत जमा कर रहे हैं
तो मुझे सच के सबूत जमा करने होंगे। मैंने अपने बैग से छोटी डायरी निकाली जो मैं हमेशा साथ रखती हूँ। पहले बच्चों की उपस्थिति लिखती थी, अब खुद को समझाने के लिए बातें लिखती हूँ। मैंने पेज खोला और साफ अक्षरों में लिखा, दिन 1, मैंने अपनी बेटी और दामाद को मेरे खिलाफ साजिश करते सुना। मेरे पास अभी सिर्फ मेरी याद है, मुझे इसे सबूत में बदलना होगा। फ्लाइट उड़ी और नीचे शहर छोटा होने लगा। खिड़की से बाहर पहाड़ों की तरफ देखते हुए मैंने सोचा, हम अक्सर बच्चों को सिखाते हैं कि गलती होने पर सबूत मत छुपाओ, सच बोलो। पर हमें कोई नहीं सिखाता कि जब अपने ही बच्चे तुम्हारे खिलाफ झूठे सबूत बना रहे हों तो क्या करना चाहिए। शिमला पहुंचने पर हवा ठंडी थी और सर्दी मेरी हड्डियों तक उतर रही थी। टूर ग्रुप के लोग होटल की बस में बैठ चुके थे। कोई पहाड़ों की फोटो ले रहा था, कोई सेल्फी। मैं खिड़की के पास बैठी बस बाहर देख रही थी। मुझे इन बर्फीली चोटियों से ज्यादा तेज अपनी बेटी के शब्द चुभ रहे थे। होटल में कमरे की चाबी लेकर अंदर गई तो सबसे पहले दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया। बैग रखकर कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में हीटर चल रहा था, लेकिन दिल में जो ठंड थी उस पर कोई हीटर काम नहीं कर सकता था। मैंने फिर डायरी निकाली। सबसे पहले मुझे ये समझना है कि कानूनी तौर पर वे क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने अपना फोन फिर से उठाया। इस बार मैंने नंबर मिलाया, वकील राजीव मल्होत्रा का, जो कई साल पहले मेरे पति के साथ बैंक के मामलों में मदद कर चुके थे। हेलो नीलम जी, उन्होंने शांत गंभीर आवाज में कहा। हाँ राजीव जी, मैं शिमला से बोल रही हूँ, एक जरूरी बात पूछनी थी। ये लीगल गार्डियनशिप और किसी बुजुर्ग को मेंटली अनफिट घोषित करवाने की प्रक्रिया क्या होती है। वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, सब ठीक तो है ना। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अगर सब ठीक होता तो मैं ये सवाल नहीं पूछती। मान लीजिए कोई बेटी और दामाद अपने ही बुजुर्ग माँ के खिलाफ ऐसा कुछ प्लान करने लगे, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं। राजीव जी की आवाज और गंभीर हो गई। देखिए नीलम जी, हमारे यहाँ कानून बुजुर्गों को काफी सुरक्षा देता है, पर बहुत लोग उसका फायदा नहीं जानते। किसी को भी कोर्ट से गार्डियनशिप तभी मिल सकती है जब डॉक्टर की रिपोर्ट, गवाहों के बयान और कई सबूत हों कि वो बुजुर्ग अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहे। पर अगर बुजुर्ग का दिमाग ठीक काम कर रहा है, वो समझदारी से बात करते हैं, अपने खर्च खुद संभालते हैं, तो ये आसानी से नहीं होता। और अगर डॉक्टर भी उनके साथ मिल जाए। मैंने धीरे से पूछा, तब आपको अपने सबूत चाहिए, उन्होंने साफ कहा। लिखित बातें, रिकॉर्डिंग, गवाह और सबसे जरूरी अपनी ओर से पहले से मजबूत कागज, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है, वसीयत कैसी है, बैंक खाते में नॉमिनी कौन है, घर किसके नाम है, ये सब। मैंने धीरे से पूछा, अगर मैं लौटकर आपसे मिलूं तो क्या आप मेरे सारे डॉक्यूमेंट देखकर मुझे ऐसी वसीयत और पेपर बनाकर देंगे कि कोई मुझे पागल कहकर मेरा घर न छीन सके। उन्होंने बिना किसी हिचक के कहा, हाँ, पर एक बात याद रखिए, अभी आप जो भी कर रही हैं किसी से शेयर मत कीजिए और फोन पर भी ज्यादा डिटेल में मत बोलिए। घर लौटकर सीधे मेरे ऑफिस आइए। मैंने ठीक है कहा और कॉल काट दी। कमरे में सिर्फ हीटर की आवाज और मेरी सांसों की आवाज रह गई। उसी शाम होटल के पास एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दिखी। मैं धीरे धीरे चलती हुई वहां गई। दुकान वाला शायद अपने बेटे को होमवर्क करा रहा था, फिर भी मेरी तरफ मुस्कुरा कर बोला, जी मम्मी जी, क्या चाहिए। मैंने कुछ सोचकर कहा, ऐसा छोटा सा डिवाइस होता है ना जो आवाज रिकॉर्ड करता है, मोबाइल से अलग। उसने एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर निकाला। ये देखिए, इसमें कई घंटों की रिकॉर्डिंग आ जाती है, बस एक बटन दबाइए और सब रिकॉर्ड। मैंने दाम पूछा। कीमत थोड़ी ज्यादा थी, पर मैंने बिना मोलभाव किए पैसे दे दिए।
आज तक मैं अपनी बेटी के लिए सब खरीदती रही। आज पहली बार मैंने अपने लिए एक हथियार खरीदा था। रात को होटल के कमरे में मैंने रिकॉर्डर को हाथ में पकड़कर उसे ऐसे देखा जैसे कोई पुराना शिक्षक को पहली बार नया चौक देखता है। छोटा था, हल्का था, पर आज से इसकी कीमत मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैंने बटन दबाया और खुद से ही बोलकर देखा, ये नीलम बोल रही है। मैं पूरी तरह होश में हूँ। मेरा दिमाग साफ है। आज तारीख फलां, समय इतना। मैं अपने घर के खिलाफ चल रही साजिश को सबूत के साथ पकड़ने की तैयारी कर रही हूँ। फिर उसे सुना। आवाज साफ थी। मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत और बढ़ गई। शिमला की सड़कें अगले 2 दिन मेरे लिए किसी छुट्टी की तरह नहीं थीं, बल्कि किसी ट्रेनिंग की तरह थीं। जहाँ दूसरे लोग तस्वीरें ले रहे थे, मैं लोगों को देख रही थी। एक दिन होटल के लॉबी में एक बुजुर्ग अंकल मिले। उनके बेटे ने शायद उन्हें वहाँ छोड़ दिया था घूमने के बहाने, पर पूरा समय फोन में लगा रहा। अंकल ने मुझसे बातें करते हुए अचानक कहा, बेटा, आजकल बच्चे समझते हैं कि बुढ़ापा मतलब बेवकूफ़ी, लेकिन असल में हम सब की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपने ही पैरों की जंजीर खुद बना देते हैं। घर, जमीन, जेवर सब उनके नाम कर देते हैं और फिर अपने लिए सिर्फ एक कमरा बचाते हैं। मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी। ये बात किसी किताब में नहीं, एक जिंदा अनुभव में थी। मैंने धीरे से पूछा, अगर फिर बच्चे बदल जाए तो? वो थोड़ा कड़वाहट से मुस्कुराए। फिर या तो भगवान बचाता है या कानून, अगर बुजुर्ग पहले से तैयार हों। इसलिए बेटी, जो भी पेपर करो, सोच समझ कर करो और सब कुछ जिंदा रहते किसी के हवाले मत कर दो। उनकी ये बात मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बैठ गई। मैंने खुद से वादा किया, अब एक भी पेपर बिना पढ़े, बिना समझे साइन नहीं करूंगी, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों न लाए। तीसरे दिन जब टूर खत्म होने लगा तो बाकी सब लोग शॉपिंग कर रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठकर एक एक चीज की लिस्ट बना रही थी जो मुझे वापसी पर करनी थी। पहला, वकील राजीव से मिलना। दूसरा, बैंक जाकर अपने खाते और लॉकर की जानकारी खुद चेक करना। अगर कहीं भी रणवीर का नाम या एक्सेस बढ़ा हो तो उसे तुरंत हटवाना। तीसरा, घर के कुछ कमरे और दरवाजों के पास ऐसे जगह ढूंढना जहां ये छोटा रिकॉर्डर छुप कर रखा जा सके। चौथा, अपनी सहेलियों से धीरे धीरे बात करके पता करना कि सना ने उनके सामने मेरे बारे में क्या क्या कहा है। शाम को बर्फ गिर रही थी। होटल की खिड़की के बाहर सफेद चादर बिछती जा रही थी। मैं उस बर्फ को देख रही थी और सोच रही थी, मेरी जिंदगी पर भी आज एक नकली सफेद चादर डालने की कोशिश हो रही थी। ऊपर से माँ की चिंता, बुजुर्गों की केयर, सेफ्टी के नाम पर, और अंदर से लालच, घर, पैसा, आजादी छीनने की तैयारी। पर फर्क ये था, बर्फ सूरज निकलने पर पिघल जाती है। अब मुझे ही अपनी जिंदगी में वो सूरज बनना था। वापसी की फ्लाइट में जब मैं बैठी तो इस बार डर से ज्यादा मेरे अंदर योजना थी। मैंने फिर डायरी खोली और लिखा, मैं डर से वापस नहीं जा रही, तैयारी के साथ वापस जा रही हूँ। मैं खुद को साबित नहीं करूँगी, मैं उन्हें बेनकाब करूँगी। सच ये है कि हम बुजुर्ग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ बच्चे ही हमारी ताकत है, लेकिन ये आधा सच है। असली ताकत हमारा अनुभव है, हमारी यादें हैं, हमारे सीखे हुए सबक हैं। बच्चों के लिए हमने कितनी रातें जाग कर बिताई, कितनी बार खुद भूखे रहकर उन्हें खिलाया। यही सब अगर हम भूल जाइए तो हम कमजोर हो जाते हैं, पर अगर हम याद रखें और अपने हक के लिए खड़े हों तो कोई भी हमें बेकार बुढ़ापा नहीं बना सकता। जब फ्लाइट हमारे शहर के ऊपर घूम रही थी, नीचे लाइटें दिख रही थीं। मुझे लगा मैं उसी घर की तरफ लौट रही हूँ, पर नीलम अब वो नहीं है जो 4 दिन पहले थी। अब मैं सिर्फ माँ नहीं, अपने हक की लड़ने वाली औरत भी हूँ। एयरपोर्ट से घर तक का रास्ता हमेशा की तरह था, पर मेरी आंखें छोटी छोटी चीजों पर रुक रही थीं। कोने की मेडिकल स्टोर जहां से दामाद मेरी दवाइयां लाकर हीरो बनता था। गली की आधी टूटी स्ट्रीट लाइट जिसके नीचे मैं और मेरी बेटी कभी चाट खाने जाते थे। वो पेड़ जिसकी छांव में मेरा पति और मैं चाय पीते थे। मैंने टैक्सी से उतरते समय ड्राइवर से कहा, भैया
क्या आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो घरों में कैमरा लगाने का काम करता हो, जैसे सिक्योरिटी वाला सिस्टम? वो थोड़ा हंसकर बोला, मैडम, आजकल तो हर गली में कोई ना कोई सीसीटीवी वाला मिल जाएगा। अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, पर महंगा पड़ेगा। मैंने सोचा, मेरी बेटी और दामाद को आज तक मैंने कितने पैसे दिए, कितनी मदद की। अगर अब उसी पैसे का छोटा सा हिस्सा मैं अपनी सुरक्षा पर खर्च करूं, तो वो खर्च नहीं, निवेश होगा। मैंने ड्राइवर से नंबर लिया, धन्यवाद बोला और घर के गेट के सामने खड़ी हो गई। गेट वहीं था, रंग वहीं था, दीवार पर वही नाम की पट्टी लगी थी, नीलम निवास। पर अब मुझे साफ दिख रहा था कि इस नाम के पीछे कितनी कहानी छुपी है। मैंने गेट खोला और अंदर कदम रखा। धीरे धीरे चलती हुई मैंने दरवाजा अनलॉक किया। घर अंदर से बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था, या शायद नहीं, टेबल की एक फाइल अपनी जगह से थोड़ा हटी हुई थी। अलमारी के ऊपर रखे गिफ्ट बॉक्स की दिशा थोड़ी बदली हुई थी। ये छोटी छोटी चीजें शायद किसी और को न दिखें, पर जो औरत 30 साल से अपने घर को रोज साफ करती आई हो, उसकी आंखें सब देख लेती हैं। मैंने मुस्कुराकर धीरे से कहा, ठीक है सना, ठीक है रणवीर, खेल शुरू हो चुका है। अब देखना ये पुरानी खिलाड़ी तुम्हारी हर चाल कैसे पढ़ती है। मैंने अपना छोटा रिकॉर्डर जेब में दबाया, एक लंबी सांस ली और उसी शाम अपनी बेटी को फोन मिलाया। सना, मैं लौट आई हूँ, परसों तुम दोनों आ जाना। मैं तुम्हारे लिए आलू के परांठे बनाऊंगी, तुम्हें पसंद है ना? मेरी आवाज में वो ही पुरानी ममता थी, पर अब उस ममता के पीछे एक नई ताकत छुपी थी, और उन्हें ये बात अभी बिल्कुल भी पता नहीं थी। जब मैंने सना और रणवीर को घर बुलाया था, तब मेरी आवाज बिल्कुल पहले जैसी थी, नरम, ममता से भरी, वही जो एक माँ अपनी बेटी से करती है। पर मेरे अंदर एक अलग दुनिया चल रही थी। मन शांत दिख रहा था, पर दिमाग किसी पुराने वकील की तरह खतरों और चालों का हिसाब लगा रहा था। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई। घर में हल्की हल्की धूप आ रही थी। मैंने अपना पल्लू ठीक किया, चश्मा लगाया और सबसे पहले वही काम किया जो मैंने शिमला में तय किया था, सबूत ढूंढना, उन्हें छुपाना और अपनी सुरक्षा मजबूत करना। मैंने घर का हर कमरा ध्यान से देखा, जो चीजें अपनी जगह से हिली थीं उन्हें नोट किया, टेबल पर पड़े कागजों को ठीक से जमाया, फिर अपने लिए चाय बनाई और पुरानी सहेली प्रमिला को मैसेज भेजा, अगर आज शाम समय हो तो थोड़ी देर मेरे घर आ जाना। मैं सहेलियों को जल्दी नहीं बताना चाहती थी, पर यह भी सच था कि अगर कभी गवाहों की जरूरत पड़े तो उन्हें पहले से सब समझाना जरूरी था। करीब दोपहर में बिजली वाला लड़का आया, जिसने घर में छोटे छोटे सिक्योरिटी कैमरे लगा दिए। मैंने उससे कहा, बेटा, कैमरे ऐसे लगाना कि दिखे नहीं, बस रिकॉर्डिंग साफ हो। उसने मुस्कुराकर कहा, नानी जी, बिल्कुल, घर आपका है, सुरक्षा हमारी। उसकी यह बात सुनकर एक अजीब सी ताकत मिली। मैं अकेली नहीं थी, दुनिया में अभी भी अच्छे लोग थे। शाम के करीब 6 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। सना अंदर आई, थोड़ी नजरों से बचती हुई, जैसे कुछ छुपा रही हो। उसके पीछे रणवीर था, हमेशा की तरह फॉर्मल मुस्कान, जैसे वो दुनिया को बेवकूफ समझता हो। माँ, ट्रिप कैसी थी? सना ने बनावट वाली मिठास में पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी थी। तुम लोग बैठो, मैं परांठे निकालती हूँ। रसोई में जाते जाते मैंने देखा कि रणवीर की आंखें घर में यहाँ वहाँ घूम रही थीं, जैसे वो देख रहा हो कि उसकी पिछली चोरी का पता चला या नहीं। मैंने परांठे मेज पर रखे और उनके सामने बैठ गई। आज का खेल शुरू हो चुका था। सना, रणवीर, मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर और बेचैनी उनके चेहरों पर ऐसे फैलने लगी जैसे दूध में चाय की पत्ती। मैंने ए से जेड तक सब कुछ नहीं कहा। मैं चाहती थी कि वो खुद बोले। सच हमेशा चेहरों से निकलता है, शब्दों से नहीं। मैंने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैं शिमला जाने से पहले घर भूल कर आई थी और मैं खिड़की के पास खड़ी थी। बस यह सुनते ही रणवीर का चेहरा सफेद से पीला हो गया। सना ने धीरे से पूछा, माँ, आपको क्या सुना?
मैंने नजरें उसके चेहरे पर गड़ाकर कहा, बस इतना समझ लो कि जितना तुम लोग मेरे बारे में सोचते हो मैं उससे ज्यादा समझदार हूँ। रणवीर ने अपनी आवाज साधने की कोशिश की। आंटी, शायद आपने गलत सुना होगा। मैं शांति से मुस्कुराई। तुम मुझे आंटी मत बोलो रणवीर, तुम मुझे कुछ और ही समझते रहे हो ना। वह चुप हो गया। उसके कान के पास पसीने की छोटी सी बूंद दिख रही थी। मैं जान गई कि उसके अंदर डर घुस चुका है। मैंने धीरे से कहा, तुम लोग मेरा घर बेचने की प्लानिंग कर रहे थे, मेरी मेंटल हालत खराब साबित करने की कोशिश कर रहे थे, और तुम रणवीर, तुम तो डॉक्टर के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। सना की आंखें भर आईं। माँ, वो रणवीर ने मुझे समझाया था। उसने कहा कि आपकी सुरक्षा। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका। सुरक्षा या लालच? उसने सिर झुका लिया। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें एक बात साफ सुननी होगी। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, और सबसे जरूरी, मैं अकेली नहीं हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दोनों ने डरकर मेरी तरफ देखा। मैं उठी और दरवाजा खोला। वहां मेरे वकील राजीव और मेरी सहेली प्रमिला खड़ी थीं। सना और रणवीर की आंखें फैल गईं। राजीव ने फाइलें मेज पर रखीं। प्रमिला ने मेरी कुर्सी के पीछे खड़े होकर हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। घर में कैमरे भी लग चुके हैं। तुम लोगों ने मेरी चीजें चुराई, मेरे पेपर बदले, डॉक्टर से झूठी रिपोर्ट बनवाई। ये सब अब सबूत में है। रणवीर का गला सूख गया। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हम तो परिवार हैं, मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा। परिवार वो होता है जो खून का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता निभाए। तुम दोनों ने मुझे माँ नहीं, एक बोझ समझा, एक एटीएम समझा। लेकिन सुन लो, बूढ़ी औरतें कमजोर नहीं होती, वो बस सहती हैं, और जब वो बोलती हैं तो दुनिया हिल जाती है। राजीव ने फाइल खोली। नीलम जी ने अपनी वसीयत बदल दी है। अब घर न तो आपके नाम होगा, न पैसे आपके पास जाएंगे, और अगर आपने कोई कदम उठाया तो यह मामला सीधे कोर्ट जाएगा, जहां आपकी सारी रिकॉर्डिंग चलवाई जाएगी। सना की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत डर गई थी। रणवीर ने कहा था कि आप हमारी मदद नहीं करोगी। हमें घर चाहिए था, मैंने शांत स्वर में कहा। बेटी, घर माँ बाप से नहीं छीना जाता, बनाया जाता है। रणवीर अचानक खड़ा हो गया, गुस्से में। आप सब गलत कर रहे हो। कौन सा सबूत? किस कोर्ट में जाओगी? तभी दूसरा दरवाजा खुला। ड्राइवर वाला लड़का अंदर आया, वही जिसने मेरे लिए कैमरे लगाए थे। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। वह बोला, आंटी, रिकॉर्डिंग कॉपी कर दी है, सब साफ है, आपकी बेटी और जीजा जी की सारी बातें। रणवीर का चेहरा राख जैसा हो गया। वह समझ चुका था, खेल खत्म हो चुका है। मैंने धीरे से कहा, तुम दोनों को जेल नहीं भेजूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे घर से और मेरी जिंदगी से अभी के अभी जाना होगा। सना, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी, लेकिन भरोसा वो तुम्हें दोबारा कमाना पड़ेगा। सना रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गई। माँ, मैं आपकी गलत बेटी हूँ। मैं नहीं समझ पाई कि मुझे कौन सही रास्ता दिखा रहा है और कौन गलत। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा। तुम गलती से गिरी हो, पर गलत नहीं बनोगी। इससे पहले कि देर हो जाए, खुद को बदलो। रणवीर ने गुस्से में कहा। हम जा रहे हैं, पर याद रखना, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। राजीव ने शांत स्वर में कहा। धमकी देना भी कानूनन अपराध है, अपनी जुबान संभालो। रणवीर की हिम्मत वहीं खत्म हो गई। दोनों घर से निकल गए। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। पहली बार कई महीनों बाद मैंने गहरी सांस ली। प्रमिला ने मुझे गले लगाया। राजीव ने कहा, नीलम जी, आप जितनी मजबूत हैं, लोग सोच भी नहीं सकते। मैंने मुस्कुराकर कहा, मजबूत नहीं राजीव, मैं सिर्फ जाग गई हूँ। उस रात मैं अपने कमरे में बैठी थी। चाय का कप गर्म था, पर दिल में ठंडक उतर चुकी थी। मैंने डायरी खोली और आखिरी लाइन लिखी। आज मैंने अपने घर को बचाया नहीं, खुद को बचाया है। जिंदगी के इस नए अध्याय में मैं अकेली नहीं हूँ।
मैं अपनी हूँ। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी। मैंने पल्लू कसकर पकड़ा और खुद से कहा, अब असली जिंदगी शुरू होती है।